हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन का पार्ट हमारा शुरू है। उसमें से 3 अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में बेटा आपने इसके प्रीवियस 2 क्लास में देखा था, जिसमें पहला था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा था रेडियो एक्टिव डीके, तीसरा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और चौथा अभी हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन सरफेस एरिया के लिए भी है। चलो तो इसका हम आज एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। पढ़ो क्या लिखा है। नॉलेज ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सरफेस एरिया। वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वाटर इज बीइंग poured into a vessel in the form of an inverted right circular cone। तो ये देखो बेटा, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। एक्चुअली डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ डिग्री है, एंगल सेल्सियस में थोड़ी रहता बाबा। तो ये जो बेटा आपको फिगर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये गिवन नहीं है, ये निकालते आना चाहिए। और प्रॉब्लम में लिखा है इन्वर्टेड राइट सर्क्यूलर कोन। ये जो कोन है ये इन्वर्टेड है और राइट सर्क्यूलर है ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री, और यहाँ पे एंगल जो है वो 45 डिग्री है। इन सच अ वे दैट the rate of change of volume at any moment is proportional to the area of the curved surfaces, and a volume area of curved surfaces को proportional है, which is the weight at that moment। यानी उतना ही कर्ड सरफेस एरिया जितना वेट रहेगा। वेट म्हणजे ओला, यानी जैसे पानी डालोगे तो वो गीला होते जाएगा। गीला वड़ा नहीं, ये कोन के अंदर का पार्ट गीला होते जाएगा, वेट होते जाएगा, तो उतने का कर्ड सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल है बोलते हैं। इनिशियली द वेसल इज फुल टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी जो वेसल है, वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, उसमें 2 सेंटीमीटर का ऑलरेडी पानी फिल किया हुआ है। कम ऑन। एंड आफ्टर 2 सेकेंड द हाइट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उस वेसल में पानी बढ़ते जाएगा, तो उस पानी का हाइट भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि 2 सेकंड के बाद उस वाटर लेवल का हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर था। शो दैट आफ्टर 3 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट द हाइट ऑफ वाटर विल बी 16 सेंटीमीटर, और 3.5 सेकेंड के बाद वाटर का हाइट 16 सेंटीमीटर ही होगा, ये आपको शो करना है। तो ये प्रॉब्लम शो दैट वाला है। तो इसमें कौन सी चीज़ें जो कंसिड्रेशन में लेनी चाहिए, हाइट और टाइम, क्योंकि हाइट बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, तो 2 ही पैरामीटर या 2 ही टर्म ऐसे जो वेरी होने वाले हैं। सो लेट द हाइट ऑफ वाटर एट टाइम t सेकेंड्स बी h सेंटीमीटर। हाइट h है, लेकिन आपको पता है जब राइट सर्कुलर कोन की बात हो, हाइट भी रहेगा, रेडियस भी रहेगा और स्लैंट हाइट भी रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये हाइट है वाटर का, ये रेडियस रहेगा और ये स्लैंट हाइट। और आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ पे, ये तो आप 10th में पढ़े हो, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। चलो तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा है वी आर गिवन दैट इनिशियल हाइट इज 2 सेंटीमीटर। देखो उस वेसल में ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। नहीं, इनिशियली हाइट जो है वाटर लेवल का वो 2 सेंटीमीटर है,
और 2 सेकेंड्स के बाद उसका हाइट 10 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आप इनिशियली ऐसा ही बोलोगे कि h इज इक्वल टू 2 व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तब हाइट 2 सेंटीमीटर है, और जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो हाइट 10 सेंटीमीटर होगा। सो वी आर हैविंग बोथ कंडीशंस, और उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है। उसके बाद प्रॉब्लम में वॉल्यूम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, रेडियस भी, स्लैंट हाइट भी। तो यहाँ लिखा है लेट v बी द वॉल्यूम, r बी द रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस एंड l बी द slant height at that time t seconds. Area of the curved surface at this moment is, जो कर्व्ड सरफेस रहेगा उसका जो एरिया है वो है पाई आर एल, पाई आर एल। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो रहेगा पाई आर एल, बट द सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है, और आपने अभी भी एक ट्रायंगल देखा था उस ट्रायंगल के अनुसार tan 45, तो tan बोले तो पता है आपको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट r है और एडजेसेंट h है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए r बाय एच इज इक्वल टू 1 लिखा है। और r बाय एच इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग r इज इक्वल टू एच है, r इज इक्वल टू एच। ये गिवन नहीं था, ये हमने निकाला है बाय यूजिंग दिस सेमी वर्टिकल एंगल। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि r के जगह आप h रिप्लेस कर सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम को r में रखना चाहिए या h में रखना चाहिए, यानी क्या r के जगह h रिप्लेस करना बेहतर होगा या h के जगह r। तो बेटा प्रॉब्लम में कौन से वेरिएबल है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको बताए टाइम के साथ हाइट बढ़ते जा रहा है, और आपको जो भी करना है वो हाइट और टाइम के साथ करना है। तो बेटर है कि आप रेडियस को भी हाइट में कन्वर्ट करो, इसका मतलब r के जगह h रखना बेटर रहेगा। और अभी आपने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार राइट सर्कुलर कोन में स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेकिन r के जगह h रखोगे तो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इट विल बी 2h स्क्वायर, यानी l स्क्वायर का वैल्यू मिला है 2h स्क्वायर, यानी r भी इन टर्म्स ऑफ h चला गया और l भी इन टर्म्स ऑफ h, यानी ये दोनों वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ h आ गए तो पूरा प्रॉब्लम h में खेलेगा बेटा, और हमको वही तो चाहिए। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2h स्क्वायर है तो l इज इक्वल टू √2h हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट। उसके बाद लिखोगे आप एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कैसे, पाई आर एल, पाई आर एल, और l के जगह आप लिखोगे √2h। देखो r के जगह भी h रिप्लेस किया और l के जगह √2h रिप्लेस किया, तो ओवरऑल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या आ गया, √2 पाई h स्क्वायर। ओके, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस का एरिया। अब हम प्रॉब्लम के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम में आपको बोला था सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने वैल्यू निकाला है √2 पाई h स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका मीनिंग है dv बाई dt, तो यहाँ आएगा dv बाई dt प्रोपोर्शनल टू √2 पाई h स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को वहाँ से निकाल दोगे बेटा तो c आ जाएगा, c इंटू √2 पाई h स्क्वायर, बराबर है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन ओवरऑल dv बाई dt इज इक्वल टू c √2 पाई h स्क्वायर, इसमें c भी कांस्टेंट, √2 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, इस तीनों कांस्टेंट को मिलाकर k रिप्लेस किया है देखो, तो इसलिए बेटा dv बाई dt हो जाएगा के एच स्क्वायर। कैसे हुआ के एच स्क्वायर, क्योंकि c इंटू √2 इंटू पाई, इसकी जगह आपने k रखा है, इसलिए dv बाई dt हो जाएगा के एच स्क्वायर, वेयर k इज कांस्टेंट। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो r के जगह भी बेटा आप h रखोगे,
आर के जगह एच रखोगे तो यहाँ एच स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एच स्क्वायर इंटू एच, इट विल बी एच क्यूब। तो ये आया 1/3 पाई एच क्यूब, 1/3 पाई एच क्यूब। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में एच क्यूब है, और आपको इक्वेशन 3 में dv/dt चाहिए। इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव टी के साथ होना चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो v का हो जाएगा dv/dt, 1/3 और पाई कांस्टेंट, एच क्यूब का लेट मी क्लियर, इसका एक स्टेप मैं यहाँ करके देता हूँ, dv/dt इज इक्वल टू 1/3 और पाई कांस्टेंट, और एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर और dh/dt, 3 कैंसिल होगा, तो पाई एच स्क्वायर dh/dt आ जाएगा। तो ये dv/dt का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 3 में जाएंगे, तो इक्वेशन 3 बिकम्स पाई एच स्क्वायर dh/dt इज इक्वल टू के एच स्क्वायर, इधर का एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो dh/dt का वैल्यू k बाय पाई मिलेगा। वापस k भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, तो उसको हम a से रिप्लेस करेंगे, ये कांस्टेंट ही है। तो ओवरऑल आपको dh अपॉन dt इज इक्वल टू a मिला है, ना इसमें h है ना इसमें t है, तो हम एक काम करेंगे, dh इज इक्वल टू a इंटू डी टी लिखेंगे, और इसको ही हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे, और उसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी एच का इंटीग्रेशन एच ए एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस, अब कांस्टेंट तो के भी गया, सी भी गया, ए भी गया, तो हम बी ले लेंगे, केमन बी इज अ कांस्टेंट। तो आपके पास ये वाला इक्वेशन मिल गया बेटा, ये वाला है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन क्या था कि h के जगह 2 और t के जगह 0, पूरे प्रॉब्लम में h और t यही दिखाई दे रहा है, a और b तो कांस्टेंट है, तो h के जगह 2 और t के जगह 0 रखोगे तो b का वैल्यू 2 मिलेगा। इस b के वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशन h इज इक्वल टू AT प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कंडीशन था कि h इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 2, तो h के जगह 10 बेटा और t के जगह 2, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 4 आएगा, इस a के भी वैल्यू को उठाकर जब हम इसमें रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, h इज इक्वल टू 4t प्लस 2, कम ऑन, h इज इक्वल टू 4t प्लस 2। अब प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही पैरामीटर है, h और t, सेम एज प्रीवियस 2 क्लासेस। इनिशियल कंडीशन से आपको b का वैल्यू मिल गया और गिवन कंडीशन से आपको a का वैल्यू मिल गया। अब पूरा इक्वेशन वही दो वेरिएबल में आया जिसमें आपको चाहिए था। तो आपको शो दैट था कि जब टाइम 3.5 सेकेंड हो तब हाइट 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो h एज इट इज़, 4 एज इट इज़, t की जगह 3.5 प्लस 2, 4 इंटू 3.5 14, 14 प्लस 2 16, और आपको यही आंसर चाहिए था। तो ये बेटा एक बार पढ़ने से थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट बिलीव मी ये भी प्रॉब्लम बहुत इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से चौथा एप्लीकेशन सरफेस एरिया वाला। और अभी तक के आपने प्रीवियस 2 क्लास में और आज के ये क्लास में जो अलग अलग 4 एप्लीकेशंस देखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.6। तो इस एक्सरसाइज में टोटल बेटा 12 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, और ये 12 के 12 क्वेश्चंस अभी तक के आपने जो 4 एप्लीकेशंस पढ़े उसके ऊपर बेस्ड है। तो फिलहाल मैं आपको इस टोटल 12 में से प्रॉब्लम नंबर 10 पढ़ाना चाहता हूँ। आप यहाँ पढ़ो या फिर थोड़ा और सोचेंगे
मैंने यहाँ लिख कर दिया है क्वेश्चन, यू कैन कॉन्सेंट्रेट, पढ़ो, टेक योर टाइम। क्या लिखा है पढ़ सकते हो आप। यहाँ बोला है अज्यूम दैट अ स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स, स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट होते जाएगा एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जैसे जैसे स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट होते जाएगा वैसे उसका प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के साथ है बोलते हैं। इफ़ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm, यानी स्पेरिकल रेन ड्रॉप का ओरिजिनली रेडियस 3 mm है, लेकिन 1 घंटे के बाद 1 hour लेटर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 mm, 1 घंटे के बाद उस स्पेरिकल रेन ड्रॉप का रेडियस 3 mm से लेकर 2 mm हो गया। और फिर आगे बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी, यानी आपको रेडियस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी निकालना है। तो चलो सोचना शुरू करेंगे हम, कैसा होगा। व्हाट विल यू राइट। लेट क्या क्या है, रेडियस है आर बी द रेडियस एस बी द सरफेस एरिया V be the volume of a spherical raindrop। जो जो चीज़ें बेटा प्रॉब्लम में चाहिए वो सब यहाँ लिखना पड़ेगा। स्पेरिकल रेन ड्रॉप एट अ टाइम t, पढ़ो बेटा बरोबर। चलो अब हम देखो कैसे सोचेंगे। आपको बोला है अज्यूम दैट अ स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, बरोबर है। तो जो प्रॉब्लम में गिवन है उसके अनुसार हम यहाँ एक रिलेशन बनाएंगे। स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स, इसका मतलब उसका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है बोलते सरफेस एरिया को। कम ऑन, तो देखो मैंने dV/dt प्रोपोर्शनल टू S लिखा है। और एक बात तो आपको क्लियर है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर, सॉरी प्रोपोर्शनल के साइन को आपको हटाकर वहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव ये बताएगा कि क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे कम होते जा रहा है, रिड्यूस। वैसे भी कॉमन सेंस है कि स्पेरिकल रेन ड्रॉप का वॉल्यूम टाइम के साथ कम ही होते जाएगा क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। कम ऑन, तो ये dV/dt इज इक्वल टू माइनस KS आ गया है। ओके नाउ अब देखो बेटा आगे क्या होगा। इसको हम फिलहाल यहाँ पे इक्वेशन 1 दे के छोड़ देंगे। अब आपको ये सोचना है कि S क्या है और V क्या है। पहले S बता दो। S बोले तो सरफेस एरिया, तो बेटा स्पेरिकल रेन ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr² होगा। आपको S का वैल्यू डायरेक्टली चाहिए। सिमिलरली वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो यू आर अवेयर अबाउट डैट 4/3 πr³, 4/3 πr³। कम ऑन, चलो अब आपको जो भी चाहिए वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए dV/dt के लिए, इसलिए आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। और बेटा डिफरेंशिएट सिर्फ
v को करना है, s को नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 देर इज ए नीड ऑफ ओनली dv बाई dt, देर इज ए नो नीड ऑफ ds बाई dt. कम ऑन, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बेसिक चीज़ें होती है. इसलिए सिर्फ मैं v का डेरिवेटिव करूँगा t के साथ, तो dv बाई dt आ जाएगा. ये 4/3 एज इट इज़ है, पाई एज इट इज़. आर क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आगे एक से कम, लेकिन डू नॉट फॉरगेट डेरिवेटिव टी के साथ शुरू, इसलिए डी आर बाई डी टी आएगा. आपको रेडियस और टी का तो चाहिए ही था, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी. यूजिंग दिस थिंग्स यू कैन रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन 1 बताओ बेटा कैसे होगा. जहाँ डी वी बाई डी टी है, जहाँ डी वी बाई डी टी है, वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी आएगा. 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी आएगा, माइनस के, और एस के जगह 4 पाई आर स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे बेटा दोनों तरफ का 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बचेगा. इसका मीनिंग है कि डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी आ जाएगा. और आप इसको ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हो. और इसको अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है. कम ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होगा माइनस के कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा. तो बोलो बेटा डी आर का इंटीग्रेशन आर आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस सी. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. ये बेसिक इक्वेशन होता है जैसे आपने प्रीवियस 2 क्लास में देखे थे. अब आपको ये भी देखना है कि प्रॉब्लम में क्या मेंशन है. ये तो सिर्फ आर और टी में एक रिलेशन बन गया है. अभी आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सोचना है. तो प्रॉब्लम बोला है इफ़ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm. ओरिजिनली बोले तो इनिशियली, तो पहले आप इनिशियली सोचते हो, तो इनिशियली रेडियस 3 mm में बोलते. इनिशियली की बात है तो टाइम 0 लेना पड़ेगा. तो आप लोग यहाँ पे आर के जगह 3 रखोगे, टी के जगह 0 रखोगे, प्लस सी. तो यहाँ पे आपको सी का वैल्यू 3 आ रहा है बेटा. अभी सी के वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 2 में जाओगे. इट बिकम्स आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3. कम ऑन, यहाँ तक कि हम आ गए. तो इसको फिलहाल सी का वैल्यू मिल गया, इसलिए इसको आप इक्वेशन 3 बोलोगे. और आपको पता है हमेशा इनिशियल कंडीशन से सी का वैल्यू पता चल जाता है. अब आपका टारगेट होता है कि के का वैल्यू निकाला जाए, और के का वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम में क्या गिवन है वो देखना ज़रूरी है. तो प्रॉब्लम में बोला गया है कि जो रेडियस 3 mm था वो अब 2 mm हो रहा है, और वो भी 1 घंटे के बाद. तो आपको टी और आर का दोनों वैल्यू पता है, तो करो यहाँ पे रिप्लेस. तो आर के जगह 2, माइनस के, टी के जगह 1 प्लस 3. तो सोचो बेटा क्या होगा. इट बिकम्स के इज इक्वल टू 3 माइनस 2. इसका मतलब के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1. तो के के वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 3 में जाओगे तो माइनस टी और प्लस 3 आ रहा है यहाँ पे. इसका मतलब आर इज इक्वल टू 3 माइनस टी, आर इज इक्वल टू 3 माइनस टी. आपको प्रॉब्लम में यही मांगा था बेटा, एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी. तो यहाँ आप नीचे ये पूरा का पूरा लाइन लिख लेना. कैसे, क्या लिखोगे, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी. बट एक और कंडीशन कि टी का वैल्यू बेटा
0 से बड़ा या 0 और 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। t का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, 3 या 3 से कम होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द फाइनल आंसर। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 6.6 में से प्रॉब्लम नंबर 10। तो अभी के क्लास में आपने दो चीज़ें समझी है। एक तो सरफेस एरिया का अप्लीकेशन क्या होता है, उसका एक प्रॉब्लम हमने जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व था वो पढ़ा है बेटा। और उसके बाद ये एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नंबर 10 है, जो ऑलरेडी पेपर में स्टेट बोर्ड के कभी ना कभी पूछा था। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको जेई या सीईटी में पूछ लिया है, एनडीए के एग्ज़ाम में, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो ये अच्छे से बेटा आप दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो आपको इसका गेसिंग आ जाएगा। स्टार्टिंग में जब आप कभी कोई टॉपिक नया नया पहली बार पढ़ते तो इट टेक्स सम टाइम टू सेटल डाउन, बट बिलीव मी, if you keep on practicing, it will be the easier task for you to solve number of questions of such type. Okay, practice well. This is all about today.